आज हम स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। स्ट्रोक के मरीज को भर्ती करने के पश्चात हम लोग उसका सीटी स्कैन कराते हैं, जिससे कि उसकी डायग्नोसिस ठीक से पता लग सके कि वो किस तरीके का स्ट्रोक है, थ्रोम्बोटिक है या फिर हिमरेजिक है। थ्रोम्बोटिक मीन्स जिसमें दिमाग में थक्का जम जाता है और जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई दिमाग सेल्स में, ब्रेन की सेल्स में कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स डेड होने लगते हैं और पेशेंट्स को वेरियस सिम्टम्स आते हैं, जो मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। और ब्लीडिंग में क्या होता है, ये तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी तो होती ही है, साथ साथ ब्लड की वजह से वहाँ लोकल और टिश्यूज़ पे प्रेशर इफेक्ट एक्स्ट्रा होता है इसमें, तो इसकी वजह से और ज़्यादा अधिक सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में हम लोग क्या करते हैं, यदि पेशेंट 4-4.5 घंटे के अंदर हमारे पास आता है और उसको सीटी स्कैन में थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक निकलता है, तो हम लोग एक RTPA नामक इंजेक्शन होता है, रिकम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, उसको यूज़ करते हैं और उसके इफेक्ट से विदिन एन हाफ एन आवर और विदिन 1 आवर स्ट्रोक में थ्रोम्बोलिसिस शुरू हो जाती है, थक्का गलना शुरू हो जाता है, जिससे कि इमीडिएटली पेशेंट जो ब्रेन सेल्स हैं जो फर्दर और भी डेड हो सकती थी उस थक्के की वजह से, वो सेल्स में वापस से रिकवरी होती है, ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज हो जाता है और वो सेल्स डेड होने से बच जाती हैं। अगर पेशेंट 4.5 घंटे के अंदर नहीं आ पाता है किसी कारणवश, तो फिर उसमें हम लोग इंजेक्शन ये नहीं देते हैं, क्योंकि इसके फिर दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उस केसेस में हम लोग कुछ एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं और ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट है, पेशेंट का कार्डियक मैनेजमेंट है। जैसे स्ट्रोक के बाद बीपी बहुत हाई हो जाता है और उसमें हार्ट रेट भी बहुत तेज़ी से चलने लगता है, तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा होता है, इसलिए पेशेंट को ICU मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। और उस मॉनिटरिंग में हम लोग डिफरेंट ड्रग्स के माध्यम से उनका कार्डियक सिस्टम स्टेबलाइज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम स्टेबलाइज करते हैं, आर्टीरियल परफ्यूजन प्रॉपर रखते हैं एंड यूरिन आउटपुट को भी प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, जिसके माध्यम से धीरे धीरे करके पेशेंट की रिकवरी होती है। अगर ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक है, जैसे हिमरेजिक स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और होती है कि दिमाग में प्रेशर इफेक्ट होता है ड्यू टू ब्लीडिंग। उस प्रेशर इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ एंटी ऑस्मोटिक या सेरेब्रल डिकंजेस्टेंट बोलते हैं जिनको, तो सेरेब्रल डिकंजेस्टेंट का यूज़ होता है, जिनके माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से हम लोग ब्रेन का प्रेशर कम कर सकते हैं। हाइपरटोनिक सलाइंस का यूज़ होता है, जिसके माध्यम से ब्रेन का प्रेशर कम किया जाता है और ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट में और दूसरे रीजन्स हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर है, जैसे कि रीनल डिसफंक्शन है, जैसे कि ड्रग इंटॉक्सिकेशंस होते हैं, जैसे कुछ लोगों को कोकेन इंटॉक्सिकेशंस वगैरह हो सकते हैं, या कोकेन, क्रोनिक कोकेन ले रहे हैं वो, तो उनमें स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस चीज़ को ट्रीटमेंट करते हैं। अब इस धीरे धीरे जब पेशेंट स्टेबलाइज होता है, 2-3 दिन 4 दिन में जब पेशेंट का स्ट्रोक रिकवरी की फेज़ में पहुंचता है, तो फिर हम लोग पेशेंट का रिहेबिलिटेशन करते हैं। रिहेबिलिटेशन मतलब उस समय जो उसको वीकनेस आई है, उसके पश्चात अब पेशेंट की रिकवरी कैसे होगी, जो हाथ पैर में ताकत कैसे आएगी, उसके लिए कुछ फिजियोथेरेपीज़ होती हैं, कुछ मैनुअर्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। पेशेंट के हाथ पैर प्रॉपरली चलाने चाहिए। अगर पेशेंट खुद से नहीं चला रहा है तो अटेंडेंट के माध्यम से या फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से उनको मूव कराते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ चेस्ट फिजियोथेरेपीज़ होती हैं, जिनके माध्यम से पेशेंट को रिहेबिलिटेट करते हैं और जिससे कि पेशेंट को रिकवरी उसकी फास्ट होती है। थैंक यू।